नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आप सभी के बीच आज मैं लेकर आया हूं 4 अप्रैल 2000 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मित्रों, आज के क्वेश्चन अगर आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं और सारे के सारे एक्सप्लेनेशन सुनना चाह रहे हैं तो आज के क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो आज के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसका 1 नंबर आपके लिए 101% पक्का होने वाला है। तो आप सभी को पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। आज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए 100% 1 नंबर पक्का करने वाला है। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देख कर जाना, इसमें कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलने वाला है। तो आप सभी को बस वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है मित्रों। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। तो देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है। मेहनत इतनी करो कि एक दिन कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। जी हाँ मित्रों, मेहनत इतनी करो कि एक दिन कह सको कि ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। ये अपने ही आप में बहुत बड़ी बात है मित्रों। आप सभी को इसी प्रकार से मोटिवेट रहना है और इस प्रकार से मेहनत करनी है कि आपकी कामयाबी एक दिन शोर मचा दे। ठीक है मित्रों, मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी खामोशी, आपकी मेहनत एकदम शोर मचा दे। ठीक है मित्रों, तो आइए इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आपके पास तक पहुंची है तो आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो इस खुशनसीबी का आप लोग भरपूर आनंद लीजिए और मेहनत करती है मेरे साथ, मैं भी आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्कल दिवस। उत्कल दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? तो उत्कल दिवस इसी दिन उड़ीसा की स्थापना हुई थी। ठीक है मित्रों, और उड़ीसा अलग हुआ था किससे? तो आप सभी को मालूम है 1936 में एक नया राज्य बनकर निकला उड़ीसा। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और यह बात करें तो इस वर्ष 86वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। उत्कल दिवस को ही उड़ीसा कहा जाता है। ठीक है, और यह क्या था? पहले कलिंग का हिस्सा था। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद रखना है कि बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा 1936 में और नया राज्य बन गया था उत्कल। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से आपको देखना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको राज्य संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनकी एक पूरी लिस्ट मैंने बनाई है आपके लिए। इन्हें देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन अपने यहाँ से क्लियर करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से आपको सीरीज वाइज से कोई नहीं पढ़ाएगा, सारे के सारे आपको भटकाते रहेंगे इधर से उधर। लेकिन आज आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि किस प्रकार से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स की सीरीज बनाई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप पढ़िए, मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे पढ़िए, लेकिन आपके सपने आपको पढ़ने पर मजबूर करेंगे, तभी आप पढ़ेंगे। किसी के कहने या ना कहने पर आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप ज़रूर पढ़िए, वरना तो भाड़ में जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा ललन टॉप क्या है। सिमलीपाल भीतरगढ़ का राष्ट्रीय स्थान। सिमलीपाल ये कहाँ पर है? यह भी उड़ीसा में है। और भीतरगढ़ का किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पर एक कछुआ पाया जाता है जिसका नाम है ओलिवर रिडले कछुआ। यहाँ के गंजाम तट पर यह पाया जाता है। गंजाम में ही आप पता है बाल विवाह मुक्त बन गया है। कौन सा? तो गंजाम, यहाँ का एक जिला है गंजाम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है वैसे आपके लिए। अब आप सभी के लिए राज्य स्पेशल में क्या है स्पेशल, तो आइए देखते हैं। तो ये ऐसे टुकड़ों में पढ़कर आप सभी लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये राजस्थान दिवस कब मनाया गया था? तो 30 मार्च को मनाया गया था। 30 मार्च 1949 को ही क्या हुआ था, राजस्थान के कुछ अलग रियासत थी उनको एकीकरण किया गया था, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, और क्या मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया राजस्थान दिवस। अब जैसा कि आपको पता है राजस्थान में एक शहर है जयपुर, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 2019 में। केवड़ादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भरतपुर राजस्थान में ही है और यहीं पर हाल ही में बोवन तकनीक स्टार्ट की गई है। जंतर मंतर यह भी राजस्थान में है और 6 पहाड़ी किले राजस्थान में है। अब राज्य संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट, जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें आपको याद रखना है कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इन तीनों का स्थापना दिवस एक ही तारीख को मनाया जाता है। कब? तो 1972 में इनकी स्थापना की गई थी 21 जनवरी को। ठीक है, कौन कौन से? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। इसी प्रकार से 3 जिले या 3 राज्य और आपको याद रखने हैं। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ ये आप सभी लोग जानते हैं अलग हुआ था मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर को उत्तराखंड। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों देश, तीनों राज्य कब अलग हुए थे? तो आप सभी को याद रखना है 2000 में। इनकी मैंने डेट भी आपको निश्चित रूप से बता दी है, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नवीनतम राज्य हाल में बनाया गया था तेलंगाना। तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, तेलंगाना दिवस की। राज्य पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर किसके द्वारा इसकी मांग की गई थी? तो फजल अली आयोग के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। और आप सभी को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रहना है, उत्तर प्रदेश का क्या? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी
2050 को, माफ़ करना 1950 को। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको राज्यों से स्थित याद रखने थे। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपके लिए एक युद्धाभ्यास की आप सभी के लिए क्या लगवाऊंगा, टेस्ट सीरीज लगवाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग आज रिवीजन करेंगे युद्धाभ्यास का, और अगली वीडियो आपको मिलेगी युद्धाभ्यास की एक टेस्ट सीरीज पर। ठीक है, तो जिसमें आपको सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन में लिखित भाषा में आपसे पूछने वाला हूँ। चाहिए बेटा आप लोग कैसे भी तैयारी करें, आप सभी को सारे क्वेश्चन मैं लिख कर देता हूँ। इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए और वही चीज़ आपको लिख कर दे रहा हूँ, तो उससे बढ़िया क्या बात है। लिखा हुआ और जल्दी से आपको समझ में आएगा। पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है। फेसबुक पर आपका इतना भरमार है कंटेंट की कि अगर एक व्यक्ति चाहे तो ISPCS की तैयारी कर सकता है। इतना सारा कंटेंट है, लेकिन कहीं पर भी आपको सिंपल वे में और यूँ कहें कि आपको इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिया गया है कि आप सिंपल तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। लेकिन आपको भटकाने के लिए हज़ार रास्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई अगर रास्ते पर ले जा रहा है, अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही हैं। इसी बात से आज काफ़ी दुखी हुआ था मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हैं उनका तो मैं साथ ज़रूर दूंगा। तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे बिल्कुल कैंसिल कर दिया था बिल्कुल आप सभी के लिए। आज लगभग 30 मेरे सभी साथियों ने क्या किया है, लगभग 30 साथियों ने आज चैनल को अनसब्सक्राइब किया है। जाने मुझसे कौन सी गलती हुई है, उन सभी साथियों से मैं पूछना चाहूँगा, एक बार कमेंट करके अवश्य बताना मुझे कि कौन सी ऐसी गलती हुई है कि जितने मेरे साथी थे उन सभी साथियों ने आज चैनल को अनसब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझिए और देखिए मेरे प्रॉब्लम्स को कि अगर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ तो ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और लिखने में इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। ये आप लोग जान लीजिए। इससे पहले क्या स्मार्ट बोर्ड नहीं थे, इससे पहले क्या आप पढ़ाई नहीं करते थे। ठीक है, अगर मेरे पास सुविधाएं नहीं है तो इसका आप सभी लोग मजाक मत बनाइए। आप सभी लोग जिस प्रकार से पढ़ सकते हैं उस प्रकार से पढ़ते रहिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए मेहनत करिए। ठीक है, वरुण युद्धाभ्यास। तो वरुण युद्धाभ्यास कब बनाते हैं, माफ़ करना, वरुण युद्धाभ्यास ये भारत और फ्रांस के मध्य है। किसके मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य होता है वरुण युद्धाभ्यास। सन 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी, और यह इसका 20वां संस्करण है। कौन सा मित्रों, 20वां संस्करण है। यह नौसेना युद्धाभ्यास है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कुछ और याद रखने हैं कि फ्रांस के साथ कौन कौन से होते हैं, शक्ति और गरुड़ युद्धाभ्यास भी भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। ठीक है, अब फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस की राजधानी आप लोग जानते हैं पेरिस है, और पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 3 मुख्यालय आपको याद रखने हैं। यूनेस्को का मुख्यालय, FATE का मुख्यालय यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय, और इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में ही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आप सभी के लिए एक छोटा सा रिवीजन लगवाता हूँ। वैसे मैं पहले भी बोल चुका था कि उछल कूद करने वाले इस चैनल पर आ चुके हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से वही होंगे जो डीमोटिवेट करने के चक्कर में होंगे। लेकिन आप सभी लोग चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि जो आपको मोटिवेट कर रहा है वही डीमोटिवेट हो जाएगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। मित्रों, आपका साथ में कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी आपके लिए इन क्लासों को मिस नहीं करूँगा। डेली आपकी मैं क्लास लूँगा, अगर एक व्यू भी आएगा तो उसके लिए भी मैं क्लास लूँगा। ठीक है मित्रों, तो आप सभी को मेरा साथ देना है एक बार। ठीक है, और दिखाना है कि हाँ, हम पेन और कॉपी की मदद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, दिखाना है ऐसे लोगों को जो सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पर ही क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि स्मार्ट बोर्ड है तो सब कुछ है, लेकिन मित्रों मेरी पेन में और मेरे कागज़ में इतना दम है कि आपको सब चीज़ समझा सकती है। ठीक है, तो डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अजय वारी युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। प्रबल दोस्ती युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। एक्विवेरन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। मालाबार युद्धाभ्यास, ये 4 क्वाड देश हैं जो कौन कौन से हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप सभी के लिए कटलेस युद्धाभ्यास, यह पूर्वी अफ्रीका में हाल ही में हुआ था और भारत की तरफ से INS तलवार ने इसमें भाग लिया था। एम्फेक्स युद्धाभ्यास, यह तीनों सेनाओं के मध्य होता है और कहाँ पर, अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया था। समुद्र शक्ति, तो भारत के पड़ोसी देश इंडोनेशिया और भारत के मध्य होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, यह भी भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ होती है। और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती है। तो इतने सारे कुछ आपको याद रखने थे जो युद्धाभ्यास आपके लिए मैंने रिवाइज कराए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बजट संबंधित जो आंकड़े मैंने कराए थे एक बार, उनका पुनः से आप सभी को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को, इस क्वेश्चन को अंत तक देखना। रैंप योजना हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। रैंप योजना, रैंप योजना की हाल ही में जो सहायतित संस्था है इससे बनाया गया है। रैंप आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में इसकी घोषणा बजट 2022 में की गई थी और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, अब 6000 रुपये इसके लिए आवंटित किए गए, लेकिन इसकी सहायतित संस्था के रूप में विश्व बैंक ने, किसने मित्रों, विश्व बैंक ने
3,750 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 3,750 रुपये किसने दिए हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। वर्ल्ड बैंक को आप सभी लोग जानते हैं 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के साथ साथ IMF की स्थापना भी हुई थी। तो दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। MSME मंत्रालय कौन है, तो नारायण राणा टूटे हैं और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, रैम्प कार्यक्रम को स्टार्ट भी किया गया था, या इसी मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट भी किया गया था। अब बजट संबंधित कुछ आंकड़े आपके लिए आइए देखते। तो एक बार हम क्या करेंगे, बजट के आंकड़े जो हमारे थे उनके छोटा सा रिवीजन लगाएंगे। जैसे आर्थिक वृद्धि दर ये कितनी है इस बार, 9.27%। राजकोषीय घाटा कितना है, तो 6.4%। कृषि वृद्धि बजट क्या है, या कृषि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कृषि बजट में 3.3% की वृद्धि हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स यह कितना है, 15% है। डिजिटल करेंसी पर टैक्स ये 30% है। रक्षा पर 8% खर्च होगा और पेंशन पर 4% खर्च होने वाला है। नई वंदे भारत ट्रेन कितनी है, तो 400 नई वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई हैं और इनके लिए कवच तकनीक भी स्टार्ट की गई है। नया राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये 25 किलोमीटर, माफ़ करना 25,000 किलोमीटर इसे बनाया जाएगा। 1+1 TV चैनल, तो 12 से 200 चैनल इन्हें स्टार्ट किया गया है। कुल घरों तक जल, तो लगभग 3.5 करोड़ घरों तक जल पहुंचाया जाएगा और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ये पॉइंट आपको बजट से याद रखने हैं। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, विमान स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 316, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे INAS 316, ये नौसेना में शामिल किया गया है। और कहाँ से, तो गोवा से इसे शामिल में किया गया है। इसका नाम क्या है, तो कोडर्स। क्या मित्रों, कोडर्स इसकी क्या है, इसका नाम है INSA। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसे समझते हैं कि INSA ये है क्या, INAS इंडियन नेवल एयर है ना, तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316। इसकी एक हवाई टुकड़ी है और इसमें से शामिल किया गया है P8I को। ठीक है मित्रों, यह दुनिया का सबसे बड़े जो कॉर्डर्स जो होता है, कॉर्डर्स का मतलब क्या होता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पक्षी होता है उनमें शामिल है कॉर्डर्स। ठीक है, राफेल को आप सभी लोग जानते हैं फ्रांस से लिया गया था और दसॉल्ट कंपनी के द्वारा 36 राफेल भारत में आएंगे। ठीक है, और इसे किस में, तो गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 में से शामिल किया गया था। ठीक है मित्रों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए। फास्टर सॉफ्टवेयर, हाल ही में फास्टर सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया गया है। फास्टर सॉफ्टवेयर किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। कुछ समय पहले आपको बताया फास्टर पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, यह भी किसके द्वारा किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, सुपेज पोर्टल भी लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब फास्टर, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फास्ट सिक्योर ट्रांसमिट फॉर इलेक्ट्रिक रिपोर्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के 48वें नंबर के CJI कौन है, आप सभी लोग जानते हैं, NV रमन्ना है। अब इन्होंने एक नई मुहिम चलाई है जिसका नाम है फास्टर सॉफ्टवेयर। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी कैदी होते हैं और कैदी की कार्रवाई की जो जमानत होती है, कैदियों की जमानत करने के लिए जो कागज़ की कार्रवाई होती है वो तुरंत जेल के जनरल के पास नहीं पहुंच पाती है। तो इससे क्या हो जाता है, उसकी देरी हो जाती है, यानी इसकी क्या हो जाती है, इसमें उसके जो हक होते हैं वो मारे जाते हैं। यानी मान लीजिए किसी को 2 दिन पहले पुलिस ने पकड़ा या उसके 2 दिन बाद उसकी कागजी कार्रवाई हुई, तो यहाँ पर दिक्कतें हो जाती हैं और कैदी को उसकी काफ़ी सिक्योरिटी को हताहत होता है ना। इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया फास्टर प्रोग्राम को। ठीक है, अब आप सभी को लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम में इसके सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन है, तो NV रमन्ना है। प्रेजेंट टाइम में 4 महिलाएं भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जैसे इंदिरा बनर्जी, नगरत्ना, और आप सभी लोग जानते हैं बेला त्रिवेदी और हेमा कोहली। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी की जाती हैं 5। वहीं पर हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के द्वारा जारी की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट आप सभी लोग जानते हैं सुपेज पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। और आप सभी को पता है कि किस हाई कोर्ट के द्वारा यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे जितने भी न्याय जो डिसीजन लिए जाएंगे या कार्रवाई जो होगी वो सब किसके द्वारा, गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आप सभी लोग को याद रखना है कि आयशा मलिक हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है और केंताजी ब्राउन ये पहली अश्वेत महिला है जो USA की क्या बनी है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। आशा करता हूँ आपको सारी की सारी वीडियो पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा ही आपके लिए स्पेशल रहा है, तो आज भी इसमें कुछ स्पेशल आप सभी के लिए। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमेशा ही स्पेशल रहता है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे 2 नए भू वैज्ञानिक विरासत स्थलों को हाल ही में खोजा गया है। कैसे मित्रों, भू वैज्ञानिक विरासत स्थलों को खोजा गया है। कैसे स्थलों को,
इन्हें आपको समझाऊंगा भू वैज्ञानिक विरासत स्थल। तो पहले समझ लीजिए कि शिवालिक जीवाश्म, कैसा मित्रों, शिवालिक जीवाश्म नेशनल पार्क ये खोजा गया है। नेक्स्ट स्ट्रेमेट्रोलाइट बियरिंग लाइन, ये हिमाचल प्रदेश में, जीवाश्म ये कहाँ पर खोजा गया है, हिमाचल प्रदेश में, और ये वाला खोजा गया है सिक्किम में। अब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, ठीक है। अब इसकी पहली महिला आप सभी लोग जानते हैं, ये बनाई गई थी धरती बनर्जी, अध्यक्ष हैं इसकी, ठीक है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी हेड कौन है, तो धरती बनर्जी। ये क्या करता है, तो पृथ्वी के विकास का पता चलाता है। क्या करता है, पृथ्वी के विकास का पता चलता है इससे। और ये अब कुल मिलाकर कितनी हो गई हैं, 34 साइट्स ऐसी हो गई हैं, यानी 34 ऐसे स्थल हैं जो भू विरासत में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। 2 और नए मिल गए हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 34। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। जैसे यूनेस्को में 40, टोटल भारत की कितनी है साइट्स, 40, और 40वीं साइट कौन सी है, धौलावीरा, यह कहाँ पर पड़ती है, गुजरात में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रामसर साइट कितनी है हमारी, तो 42 रामसर साइट है। कुल अभ्यारण्य कितने हैं हमारे, तो 544 हमारे अभ्यारण्य हैं। वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कितने हैं, 104। इनमें सबसे छोटा आप सभी को पता है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, और सबसे पहला है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क, या उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, कुल अमूर्त धरोहर कितनी है हमारी, तो 14 हैं। और हाल ही में 14वीं जो अमूर्त धरोहर बनाई गई थी यूनेस्को की, ये थी दुर्गा पूजा कोलकाता की। नेक्स्ट, कुल हमारे कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 52, और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रामगढ़ विषधारी, ठीक। अगला है हमारा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में, कुल 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर को स्टार्ट किया है, तो कैसा मित्रों, स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, ये हाल ही में कहाँ पर, मणिपुर में स्टार्ट किया गया है। और नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर खोली जाएगी, तो मणिपुर में वही खोली जाएगी। किसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, तो सैमसंग की सहायता से इसे स्टार्ट किया गया है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। मणिपुर, अब मणिपुर संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपके लिए, तो मणिपुर में ही काबुल नामजाओ नेशनल पार्क है, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और यहीं पर क्या पड़ता है, लोकटक झील भी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो एन वीरेन है, और राज्यपाल हैं एल गणेशन। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है, तो 60। हाल ही में इसी विधानसभा सीटों से नए मुख्यमंत्री बने थे एन वीरेन। यहाँ की 2 फेमस महिलाएं आपको याद रखनी है, मीराबाई चानू, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहला मेडल जिताया था, जो सिल्वर मेडल था। MC मारी को हम सभी लोग जानते हैं, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, और ये भी मणिपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है गुड़ी पड़वा महोत्सव, या गुड़ी पड़वा उत्सव, ये एक प्रकार से मान लीजिए गुड़ी पड़वा होता क्या है। जैसे आपको पता है 1 अप्रैल आई है, तो भारत में 1 अप्रैल को किसके रूप में मनाया जाता है, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से भारत के कुछ स्थानों पर नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। उसी में शामिल है गुड़ी पड़वा। यह कहाँ पर है गुड़ी पड़वा, तो महाराष्ट्र में इसे मनाया जाता है गुड़ी पड़वा फेस्टिवल को। यह क्या है, हिंदू नव वर्ष है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिसंपदा को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, विक्रम संवत शुरू किया गया था। और विक्रम संवत आप सभी को जानते हैं किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। अब जैसे बिहू भी क्या है, नव वर्ष उत्सव है, और कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। बैसाखी ये सिखों के द्वारा मनाया जाता है। नवरोज उत्सव पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। चंटी चंड ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो सिंधी नवरोज है ये, और संत झूलेलाल की जयंती पर इसे मनाया जाता है। पुथांडू ये तमिल नववर्ष है। नवरेह ये कश्मीर का नववर्ष है, और उखाड़ी ये उगाड़ी आंध्र प्रदेश का नववर्ष है। तो ये सारे के सारे पूरे हमारे इंडिया के क्या हैं, नववर्ष हैं जो मनाए जाते हैं। इनको आप नोट डाउन करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप सभी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे मुझे पता है यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है, कोई भी इस वीडियो को यहाँ तक नहीं देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो ये बने हैं डेविन ब्रावो। डेविन ब्रावो आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने 171 विकेट लेकर IPL में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं पर सेकंड कौन है, तो लसित मलिंगा, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। अब इसमें आपको IPL संबंधित कुछ मैं करा था, लेकिन वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसलिए हम देखेंगे अगला। यही वो क्वेश्चन है आपके लिए जो आज आपका 1 नंबर पसंद या आपका 1 नंबर पक्का करने वाला है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक प्रतीक चिन्ह है, इस प्रतीक चिन्ह में आपको याद रखना है कि इसके आगे की तरफ रॉयल बंगाल टाइगर है, और इसी के पीछे मतलब एक ही तरफ से इसके पीछे क्या है, तो ताड़ का वृक्ष है। ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है। अब नेक्स्ट RBI को ही क्या कहते हैं, तो बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को। किसे मित्रों, RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसकी स्थापना देख लीजिए।
तो इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना और इसने कार्य करना स्टार्ट कब किया, तो 1 अप्रैल 1935 को की थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं आरबीआई से संबंधित, क्योंकि आरबीआई से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे के सारे आज क्वेश्चन आरबीआई से क्लियर होंगे आपके। अब जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कोलकाता में, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आ गया, मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप सभी को याद रखना है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें एक गवर्नर होता है जो शक्तिकांत दास है, और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिसमें आपको माइकल पात्रा ऐसे करके नाम याद रखने हैं। एक माइकल पात्रा है इसके डिप्टी गवर्नर। ओके मित्रों, नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके पहले गवर्नर कौन बने थे, तो ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। वहीं पर पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो ये थे सी डी देशमुख। प्रेजेंट टाइम में 25वें नंबर के इसके हेड जो हैं या इसके अध्यक्ष हैं या गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, और गवर्नर के द्वारा ही क्या होता है, मौद्रिक नीति समिति जो होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट 24वें गवर्नर कौन है, तो उर्जित पटेल थे, और इनकी एक फेमस बुक है ओवरड्राफ्ट, इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में उर्जित पटेल को आप सभी को याद रखना है AIIB, कौन से मित्रों, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे, तो ये थे मनमोहन। कौन मित्रों, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो इसके गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन कौन करता है, तो ये भी आरबीआई करती है। वित्तीय बाजार का नियमन कौन करता है, इसका भी तो ये भी आरबीआई ही करती है। रुपये का चिन्ह किसने दिया था, तो उदय कुमार ने दिया था, ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, मनी ऐप भी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो यह भी आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मनी ऐप। इसमें क्या होगा, नोटों की पहचान होगी जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए। ठीक है, ये आरबीआई संबंधित आपके लिए सारे के सारे फैक्ट थे। अगर आप सभी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सभी लोग अपना 1 नंबर पक्का कर चुके हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, थोड़ी सी भी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो एक बढ़िया से कमेंट के साथ आज की वीडियो का आप लोग अंत करना और बताना कि मैं सही हूँ और जो कमेंट कर रहे हैं इस प्रकार के वो कौन हैं और कैसे हैं और क्या हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग बस साथ बनाए रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा ही आपके लिए आता रहता है। तो आप सभी से विदा चाहूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।